वीर आला उदल की कहानी एपिसोड 16 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, ये वीर गाथा से परिपूर्ण ऐतिहासिक कहानी मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे पहले मैंने इसका 15वां भाग प्रसारित किया था, तो आइए मैं आपका ध्यान इसके 15वें भाग से जोड़ रहा हूं। 15वें भाग में मैंने आपको बताया था कि महोबा के मैदानों में, रणभूमि में कलिंगा और बच्छराज ताला सैयद अपनी फौजों के साथ खड़े हुए हैं और युद्ध आरंभ हो जाता है। दोनों पक्षों में भयंकर तलवारें चलने लगी। दोनों पक्षों के वीर योद्धा एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को पछाड़ रहे हैं। बड़ा भयंकर घनघोर तलवार रणखेतों में बज रही है। उधर जंबे का पुत्र कड़िया, जो प्रधान सेनापति था माणों की सेना का, और इधर महोबे के प्रधान सेनापति बच्छराज ताला सैयद, जिनकी तलवार के सामने यमराज भी रणभूमि छोड़ करके भाग जाएं, ऐसे महावीर बलवान रणभूमि में विचर रहे हैं। देखिए श्रोताओं, आलाखंड में इसके बारे में बड़ा भव्य वर्णन किया जाता है। जो युद्ध होता है वास्तव में वो आला की भाषा में बड़ा अद्भुत लगता है। उसकी कुछ पंक्तियां जो रणभूमि का आंखों देखा हाल होता है इस तरीके से बयां करती है, मैं आपको बता रहा हूं। दोनों अनी बराबर मिल गई, मची परस्पर मारा मार, गुर्ज परग और गदा चल रही, कोता खानी चले कटार, खटखट खटखट तेगा चल रहे हो, बड़बड़ करें छत्री बार, 1.5 पहर तक बजो दुधारो, बहने लगी रक्त की धार। बगे कभू मानोगढ़ बारे, भागे कभू मोहबिया जवान, भुजबल थक गए दो दलन के, सबके बिगड़ गए औसान। कटकट शीश गिरे जवानों के, उठ उठ रुंड करें फिर वार, नदी नर्मदा कोजल गरजे और गंगा की गरजे धार। जात बना फरकी गर्जन में, छत्री डार भजे हथियार, ये गत है गई द्वा दंगल में, अंबा घोर बजी तलवार, और भजो कड़िंगा रड़ते मोहरा छोड़ डार हथियार। देखिए श्रोताओं, उस रणभूमि का वर्णन आलाखंड में लिखा हुआ है कि जब रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने आई तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और उस युद्ध में दोनों पक्षों के वीर योद्धा एक दूसरे को मार रहे हैं। कुछ ही क्षणों में 1.5 पहर तक की तलवार बजने में ही सारा युद्ध का मैदान लाशों से पट गया। जहां तक दिखाई देती है वहां तक लाश ही लाश नजर आती है। हाथी घोड़ा जो भी रथ हो सभी कट गए। बड़े बड़े सुभट जिनमें 100 हाथियों का बल, और उनकी तेग के सामने क्या चली किसी वीर योद्धा की। जब 100 हाथियों के बल वाला योद्धा तलवार का प्रहार करे तो तलवार पृथ्वी में समा जाए उस वीर को काटते हुए। इस तरीके का भयंकर युद्ध हुआ, और दक्षराज और बच्छराज की शक्ति के सामने कलिंगा पराजित हो जाता है। सेना भाग जाती है मानोगढ़ की, और मानों का मार्ग भूल जाती है। वन क्षेत्र में प्राण बचा करके कलिंगा की सेना भाग रही है। और जब कलिंगा ने देखा कि मानोगढ़ की सेना युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गई, तो कलिंगा भी रणभूमि छोड़ करके भाग जाता है, अपनी तलवार को फेंक देता है, और कलिंगा रणभूमि से पलायन कर जाता है। कलिंगा फौज के पीछे भगा जा रहा है, और महोबे के वीर योद्धाओं ने रणभूमि में कलिंगा को पराजित कर दिया, युद्ध जीत लिया। और युद्ध की जीत की खुशी में बच्छराज ताला सैयद अपनी सेना के साथ वापस लौट रहे हैं महोबे को। देखिए श्रोताओं, कलिंगा भाग करके महोबा से 3 कोस दूरी पर उसका शिविर लगा हुआ था। उस शिविर में पहुंचा। हिंदू क्षत्रिय योद्धा होते थे, वो सबसे बड़ी भूल ये करते थे कि शत्रु को जीवित छोड़ देते थे। दया भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई होती थी। इसलिए दक्षराज और बच्छराज ने कलिंगा का ज्यादा पीछा नहीं किया और उसे चले जाने दिया। कलिंगा जब अपने शिविर में आया तो अपनी सेना को हताश देखा, खुद को हताश देखा, और उसी समय मौके का फायदा उठा करके मामा माहिल, जो इस संपूर्ण युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं, इस संपूर्ण भारतवर्ष के विनाश के लिए 11वीं सदी का जो विनाश हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं, मामा माहिल पहुंच जाते हैं। मामा माहिल को देख करके कलिंगा कहने लगा
कि महोबे बालों से रणभूमि में जीतना मनुष्यों का काम नहीं है। साक्षात यमराज भी उनके सामने रणभूमि में नहीं रुक सकता। ऐसे वीर योद्धा हैं, बड़े लड़ाके वीर हैं। उनकी तेग को देख करके तो मैं भी अचंभित रह जाता हूं। न जाने कितने प्रहार कुछ ही क्षणों में कर देते हैं। मेरा तेगा टूट गया उनके सामने, उनके लोहे के सामने मेरी तलवार का लोहा कमजोर पड़ गया। देखिए श्रोताओ, जब ये बात माहिल ने सुनी तो चुगली करने का तरीका जो माहिल जानता था, बहलाने का तरीका माहिल जानता था, उसको काम में लिया और कहने लगा, क्षत्रिय कभी धर्म से विचलित नहीं होते। जब तक क्षत्रिय का शीश धड़ पर है तब तक क्षत्रिय घबराते नहीं है। तुम्हारा सिर अभी धड़ पर बाकी है, इसलिए तुम पहले ही घबरा गए और मानों के लिए कूच करना चाहते हो। वहां महाराज जंबे को क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पिताजी पूछेंगे तुमसे तो क्या कहोगे? कलिंगा कहने लगा, तो क्या किया जाए महाराज उरही नरेश कि घबराओ मत, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता देता हूं, सांप मरे ना लाठी टूटे। अर्थात सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कि ऐसा क्या उपाय है कि आप ऐसा करें, अपनी जितनी भी फौज है सबको यहां से कूच करा दो, मानों के लिए तंबू डेरा सबको उखड़वा दो और मानों के लिए सेना को ले जाओ। और जब रात्रि हो तो कुछ दूरी से अपनी सेना के चुनिंदा सिपाहियों के साथ, कम से कम 20,000 वीर योद्धाओं के साथ महोबा पर मध्य रात्रि में आक्रमण करो। मैं महोबा जा रहा हूं और महोबा के जो कुछ चुनिंदा वीर योद्धा हैं उन्हें महोबा से बाहर भेज दूंगा। तुम्हें महोबा में केवल दक्षराज मिलेगा और महाराज परमाल मिलेंगे। महाराज परमाल अस्त्र नहीं उठाते और दक्षराज को तुम अकेले पकड़ सकते हैं। यदि आपने दक्षराज को जगने का मौका दिया तो दक्षराज तुमसे जीता नहीं जाएगा। महान योद्धा है, इसलिए दक्षराज को सोते दबाना होगा। देखिए श्रोताओं, ऐसा कह करके मामा माहिल कलिंगा को भड़का देते हैं, कलिंगा को समझाते हैं और वह बात कलिंगा के दिमाग में बैठ जाती है। कलिंगा ने अपने शिविरों को उखाड़ा और शिविरों को उखाड़ करके सेना को आदेश दे दिया। सेना कुछ किलोमीटर दूर जाकर के ठहर जाती है और रात्रि होने का इंतजार कर रही है। इधर माहिल मामा महोबा में आए और महोबा में जहां जीत का जश्न मन रहा था, कड़िया को पराजित कर दिया। दशराज, वच्छराज और ताला सैयद ने वहां पहुंच जाता है और राजा परमाल ने, महोबा नरेश ने माहिल का बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया, दरबार में बैठाया। माहिल कहने लगा, ये धूर्त कड़िया जानता नहीं कि मेरे बहनोई दक्षराज, वच्छराज, परमाल कितने ताकतवर हैं। फिर भी ये गीदड़ शेरों से रणभूमि में युद्ध करने चला। बार बार पराजित होने के बाद भी महाराज परमाल ये आप पर आक्रमण की योजना बनाता है। देखिए श्रोताओं, महाराज परमाल कहने लगे कि हे उरही नरेश, हमने आपके प्रताप से और हमारे वीर योद्धाओं के बल से उस दुष्ट को पराजित कर दिया। अब वो कभी महोबे की तरफ सिर उठा करके नहीं देखेगा। परंतु उस दुष्ट की चाल को नहीं समझ पाए महाराज परमाल। देखिए श्रोताओं, यहां से दो कथाएं प्रचलन में हैं। नंबर पहली कथा जो कुछ आला खंडों में मिलती है, उसके अनुसार तो जो ताला सैयद थे उन्हें परमाल भिजवा देते हैं बनारस और वच्छराज को भिजवा देते हैं गढ़ी सिरसा कि इन्हें अब अपने अपने उन स्थानों पर भेज दिया जाए। हो सकता है कलिंगा गढ़ी सिरसा पर आक्रमण करे या हो सकता है कलिंगा बनारस पर आक्रमण करे। इस कारण से उसी दिन दोनों वीर योद्धा चले जाते हैं। एक आला खंड में तो ऐसा भी वर्णन मिलता है, परंतु कुछ आला खंडों के अनुसार केवल ताला सैयद ही जाते हैं और वच्छराज वहीं रहते हैं। परंतु जो भी सत्य हो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो अधिक सही होगा, प्रामाणिक होगा और प्रासंगिक होगा, मैं उसे आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। तो जब ताला सैयद और वच्छराज को भेज दिया तो माहिल मन में प्रसन्न हो जाता है कि अब करिया का काम बहुत आसान हो गया, दक्षराज को मारना। श्रोताओं, अब ध्यान से सुनिए कि जो दक्षराज का दुर्ग था, दक्षराज सेनापति था,
तो उसका दुर्ग सबसे पहले पड़ता था। कुछ इतिहासकार ये जानते हैं कि संपूर्ण महोबा दुर्ग को लूट लिया था। नहीं, ऐसा नहीं था। वास्तव में जिस क्षेत्र में प्रधान सेनापति अपनी सेना के साथ सो रहे थे, उस स्थान पर आक्रमण किया था उसने मध्य रात्रि को। श्रोताओं, जो दिबला थी उसके गर्भ में ऊदल पल रहा था। 3 माह का गर्भ था और नौलखा हार गले में लटका हुआ था। महाराज दशराज जो सेनापति थे परमाल के, वह प्रधान सेनापति दशराज अपनी पत्नी दिबला के साथ अपने शयन कक्ष में शयन मुद्रा में थे, ऐसा भी लिखा हुआ है। परंतु कुछ आला खंडों में यह भी लिखा हुआ है कि वो अपनी सेना के साथ अपने कक्ष में सो रहे थे। श्रोताओं, दक्षराज शयन मुद्रा में हैं और महाराज परमाल अपने महल के आंतरिक भाग में थे और मध्य रात्रि का वक्त हुआ तो करिया ने अपनी 20,000 की सेना को, जो चुनिंदा सिपाही थे, रात्रि में लड़ने की क्षमता रखते थे, उन सिपाहियों को सुसज्जित पहले ही कर रखा था। रात्रि में लड़ने का प्रशिक्षण था उनके पास। उन वीर योद्धाओं को लेकर के मध्य रात्रि में महोबा पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर से महोबा का दुर्ग घेर लिया। घेरो किला रात आदि पर कायर दुष्ट करिंगा राय, सारी फौजें सोबत पाई, सबको निदिया रही सताए। मध्य रात्रि के वक्त दुष्ट करिंगा ने माहिल की सलाह पर महोबा दुर्ग को घेर लिया। बड़े लड़ाके मानो बारे, फाटक कूद भयेवा पार, पहरेदारन पर धर टूटे नंगी खींच लई तलवार। जो वीर योद्धा थे मानो के, उन्होंने जो फाटक पर पहरेदार लगे हुए थे 10, 20, 50, उनको मार दिया। फाटक को तोड़ करके, क्योंकि फाटक पर पहरेदार लगे हुए थे तो फाटक खुल रहा था, फाटक के अंदर प्रवेश कर गए और उस किले में जो भी सोता हुआ मिल रहा है उसको मार रहे हैं। भगदड़ मची किले के अंदर, 14 मौत रही मंडराए और सोबत जागत जैसो पावत, सबको कत्ल दियो करवाए। करिया बड़ा विघ्न, बड़ा दुष्ट कर्म कर रहा है, बड़ा नीच कर्म कर रहा है। जो सोते हुए वीर क्षत्रिय थे उनको मौत के घाट उतार रहा है। करिया की सेना ने दशराज की संपूर्ण सेना को सोते हुए काट डाला। बड़ा अद्भुत युद्ध हुआ। अब देखिए श्रोताओं, जब सेना में हाहाकार मचा तो वहां संपूर्ण किले में हल्ला मच जाता है। हल्ला पर गयो गढ़ मोबे में, लूटत शहर करिंगा राय। दशराज सोमत योद्धा के एकदम कान परी गहरा है। देखिए श्रोताओं, जब तक दशराज को पता नहीं चला तब तक उसने महोबा की फौज को मार डाला। दशराज ने अपने कक्ष में आवाज सुनी तो एकदम से अपनी तलवार उठाई और तलवार उठा करके दशराज आगे बढ़ा। जैसे नाहर वन में गरजे, ठाड़ो गज मारे चिंगार, और ऐसे ही गरजो वीर बना पर नंगी खींच लई तलवार। जैसे शेर गर्जना करता है, इसी तरीके से दशराज ने गर्जना की। दशराज अकेला वीर योद्धा था। देखिए श्रोताओं, कुछ आला खंडों में दोनों भाइयों को साथ बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, केवल दशराज था। दशराज को चारों तरफ से मानों की सेना ने घेर लिया। सोता हुआ था, नींद से एकदम से जागा था। दशराज की समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। दशराज को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, कितना युद्ध करे अकेला योद्धा। आखिरकार उसकी भुजाएं थक गईं, फिर भी उसने तेगा चलाया, भयंकर युद्ध किया, परंतु श्रोता उसको बंदी बना लिया गया। कुछ इतिहासकार या कुछ आला खंडों में लिखा गया है कि दक्षराज और बच्छराज दोनों भाइयों को बंदी बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं था। केवल दक्षराज को बंदी बनाया था कलिंगा ने। कलिंगा ने दक्षराज को बंदी बना लिया और महाराज परमाल हथियार उठाते नहीं थे। महाराज परमाल का दुर्ग भीतर था, अंदर था। श्रोताओं, दक्षराज को बंदी बनते ही संपूर्ण किले में करिया ने मारा मार मचा दी। जो भी मिल रहा है उसको काट दिया, कत्ल करवा दिया। नारी, बच्चे, बालक, सोते हुए क्षत्रिय योद्धा। इतना दुष्ट कर्म कलिंगा राय ने किया। कलिंगा राय ने संपूर्ण महोबे की लूट करा ली, क्योंकि महोबा की सेना को सोते हुए मार डाला। हे श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है।
जो दिवला के हार, नौलखा हार था गले में, कड़िंगा दिवला के कक्ष में पहुंचता है। वहां देखता है कि उसके पास आला जो 7 वर्ष का बालक है, पेट में उदय सिंह है और मलखान और सुलखान बैठे हुए हैं। श्रोताओं, करिया ने माता दिवला के गले से नौलखा हार झपट करके तोड़ लिया। दिवला ने जब उस कायर को देखा तो कायर से कहने लगी, कायर, तू आज धोखे से आक्रमण करके रात को शहर लूटा है तेने, लेकिन मेरे उधर से ऐसा वीर होगा कि दिन दहाड़े तेरा शहर लुटवा दूंगी। ये एक माता का वचन है। उस माता के वचन को कड़िंगा ने ध्यान नहीं दिया और कड़िंगा प्रसन्नता पूर्वक नौलखा हार लूट लेता है और पश्चावत हाथी अपने कब्जे में कर लेता है, पपैया घोड़ा को लूट लेता है और जो लाखा पातुर थी दिव्य नर्तकी, उस दिव्य नर्तकी को बलपूर्वक छीन लेता है। कड़िया को डर था कि कहीं दशराज के भाई वत्सराज या ताला सैयद आ जाते हैं तो यहां और युद्ध होगा, इसलिए मुझे इसी समय रात्रि को माणों को कूच करवा देना चाहिए। श्रोताओं, उस दुष्ट ने दक्षराज को बंदी बना लिया और बंदी बना करके हाथी के हौदे में कस लिया और हाथी के हौदा में कस करके माणों के लिए चल देता है। पूरे महोबा की लूट करा करके आधी रात पर कड़िंगा माणों के लिए चला जाता है। श्रोताओं, माणों में जब करिया आया तो जंबे बड़ा प्रसन्न होता है कि कहो पुत्र, क्या हाल है महोबे का? कि पिताजी, आपके चरणों के प्रताप से मैंने महोबा की लूट करा ली। अपना दुष्ट कर्म नहीं बताया कि मैंने मध्यरात्रि को सोते हुए क्षत्रियों का नरसंहार किया था। उस करिया ने अपने पिता के सामने पश्चावत गज, पपैयाबाज, लाखा पातुर, नौलखा हार और वीर श्रोमणी बनाफर राजपूत दशराज को प्रस्तुत कर दिया कि महाराज, ये मैं महोबे से लूट करा के लाया हूं। ये वही महोबे का प्रधान सेनापति दक्षराज है जिसने मुझे पहले हराया था, परंतु पिताजी मैंने इसको बंदी बना लिया और मैं आपकी सेवा में ले आया। जंबे ने क्षत्रियोचित कार्य नहीं किया, उस जंबे ने भी और दुष्ट कार्य किया, नीच कर्म किया और जो एक वीर योद्धा था दक्षराज, उसका सर कटवा लिया और उसको कोलू में पिलवा दिया गया। कोलू चलते थे पहले राजाओं के, उसको कोलू में पिलवा देता है और जो उसका सर था उसको बरगद पर, कुछ लोग कहते हैं वहां बरगद का वृक्ष था, लेकिन कुछ मतों के अनुसार उसको मुख्य दरवाजे पर, जो माणों का मुख्य दरवाजा था, उस पर लटका दिया था और यह घोषणा करा दी थी कि महोबा का कोई भी वीर योद्धा अपने इस शीश को ले जाए। श्रोताओं, इस तरीके से उस कायर दुष्ट ने महोबे के एक वीर योद्धा का छल से वध किया, जो कि एक बड़ा ही निंदनीय कार्य था। हमारे इतिहासकार इस पर कलम उठा करके बहुत आगे तक भी लिखते हैं, लेकिन इतिहास का भी ये दुर्भाग्य रहा कि जो भारत के इतिहास की मूल प्रतियां थी वो नहीं रही, वो मूल प्रतियां जला दी गई। ऐसे वीरों के इतिहास को जला दिया गया। श्रोताओं, महोबे की लूट हो जाती है। राजा परमाल को जब ये पता चलता है, राजा परमाल वही थे लेकिन अस्त्र नहीं उठा पाए, महाराज परमाल बड़े दुखी होते हैं। अब यहां से आगे का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। कड़िया जीत की प्रसन्नता में मग्न है। अब मैं इसी के साथ आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय भारत।